अ, अम, क्या कहते हैं इसको, जरा एक सेकंड से मुझे ना रिकॉर्डिंग ऑन कर लेने दें। जी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो हम अपनी वही जो टेस्ट की डिस्कशन है वो करते हैं। और उसमें माशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस अब मैं लगा रहा हूँ, तो आप लोग माशाल्लाह उसको काफ़ी हद तक पिक कर लेते हैं। लेकिन स्टिल वही है कि जिसपे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो फिर सारे के सारे आप लोग मेजोरिटी जो है वो गलत करके बैठ जाते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप लोगों ने ज़रा देखना है कि किस तरह, कौन सी जो है प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है और किस तरह उस कॉन्सेप्ट का इशू आया है। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसमें आपके पास वही था कि, एक सेकंड दीजिए, सॉरी। अच्छा, इसमें जो पेशेंट था ना, उसमें अब आपके पास एक 40 ईयर फीमेल पेशेंट विद वेग अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अब इसमें जाहिर बात है कि ये, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें बड़ा क्लियर कट एक सिस्टिक लीजन नजर आ रहा था, जिसमें एक काफी बड़े बड़े जो है सेप्टा यानी के थे, और उसके बाद जो सिस्ट थे उनका साइज भी बड़ा था। तो जब इस तरह की पिक्चर होगी तो आपको थेरेटिकली भी पता है और उसके अंदर भी पता है कि ये म्यूसिनस हमेशा जो ट्यूमर होते हैं वो सिस्ट्स का बड़ा साइज देते हैं। जबकि जो सीरस सिस्ट एडिनोमा या सीरस सिस्ट एडिनोमास जो होते हैं पेनक्रियाज के, उसमें जो है वो स्मॉल सिस्ट्स होती हैं, और उसके साथ सेंट्रल स्कार वगैरह ये भी साइन आते हैं। तो इसमें आप याद रखें कि ये एक टिपिकल पिक्चर है जो कि म्यूसिनस ट्यूमर की है। और म्यूसिनस ट्यूमर, सॉरी, चूंकि ये मेलिग्नेंट पोटेंशियल के साथ होते हैं, तो इनकी इसलिए इनको तो डिसेक्शन और इनकी क्लोज फॉलोअप के ऊपर आपको रखना बहुत ज़रूरी है। उससे अगला जो पेशेंट था, हाँ, ये आप लोगों ने, मेजोरिटी ने गड़बड़ की थी। इसमें ये होता है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेपेटिक ट्रांसप्लांट का बताऊं, तो जब हेपेटिक ट्रांसप्लांट होता है तो आपका जो जो जंक्शंस लगते हैं, यानी कि जो एनास्टोमोसिस होते हैं, वो एक तो आपका बाइल डक्ट टू बाइल डक्ट हो जाता है, क्योंकि बाइल भी तो निकलना है बाहर। दूसरा आपका जो है पोर्टल वेन का एनास्टोमोसिस होता है, फिर आईवीसी का एनास्टोमोसिस होता है। और फिर जो है आपका एक और एनास्टोमोसिस होता है, वो होता है हेपेटिक आर्टरी का। अब जो हेपेटिक आर्टरी है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जबकि आपको पता है कि जो हेपेटिक आर्टरी है वो मेन ब्लड सप्लाई नहीं करती। बेसिकली जो ब्लड आ रहा होता है आपके लिवर के अंदर, वो पोर्टल वेन लेके आ रही होती है। तो लेकिन फिर भी हम यानी कि हम उसको भी तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हेपेटिक आर्टरी का जो एनास्टोमोसिस होता है, एक तो वो फिश माउथ होता है, कि मतलब वो इस तरह आर्टरी आके इसको बड़ा करके जो है वो जॉइंट किया जाता है, ताकि ये बिल्कुल भी इसका कोई चांस ना हो इसके स्टेनोसिस का या इसका रुकने का सप्लाई। और जो उसकी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो पोस्ट ट्रांसप्लांट लिवर होते हैं उसमें जो बाइल चैनल्स होते हैं, इनकी बिलरी चैनल्स, उनकी जो सप्लाई है वो सिर्फ हेपेटिक आर्टरी से आती है। तो अगर किसी वजह से हेपेटिक आर्टरी बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा, बिलरी निक्रोसिस हो जाएगा। और जैसे ही बिलरी निक्रोसिस होगा तो उसके बाद फिर वो बिलरी चैनल्स के सारी फंक्शनैलिटी, और वो पेशेंट जो है वो डिरेंजिंग डिरेंजिंग लिवर एंजाइम के साथ प्रेजेंट करना शुरू करेगा। तो इसलिए जब भी आप पोस्ट ट्रांसप्लांट जो करते हैं कभी भी लिवर का, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके पास जो ये, यानी कि जब आपने लिवर पोस्ट ट्रांसप्लांट एवेल्युएट करना है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये होगा कि आप उसमें ये सारे के सारे जो एनास्टोमोसिस हैं, ये सारे के सारे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हेपेटिक आर्टरी का होता है। और इसलिए कि अगर हेपेटिक आर्टरी का जैसी थ्रोम्बस होगा, तो वो साथ ही उसके मतलब बिलरी के साथ साथ, यानी कि जो बिलरी चैनल्स की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए उसको हम सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। अच्छा, अब उसमें जब वो उसका स्टार्ट होता है, यानी कि बिलियरी निक्रोसिस, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एयर आए, क्योंकि वो इस तरह जो है वो इन्फार्क्ट के अंदर तो कई दफ़ा एयर आ जाती है। लेकिन जो सिंपल बिलियरी निक्रोसिस होता है उसमें लाजमी नहीं है कि वो एयर आए, मतलब होता है, उसका फीचर है, लेकिन मतलब कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये जो इसमें होता है, फिर क्या होता है कि जब वो बिलियरी चैनल्स जो हैं वो निक्रोज होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होगा
कि आपके पास जो डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो इसकी डायलिटेशंस है फोकल वो आ जाती हैं आपके अंदर, उसमें जो बिलियरी चैनल्स की। और इसके अंदर जिस तरह ये हुआ कि यहाँ पे निक्रोसिस होने के बाद उसने बाहर की तरफ परफोरेट करके बायलोमा भी फॉर्म कर दिया, क्योंकि यहाँ से निक्रोसिस हुआ और ये साथ ही साथ बाहर को लीक कर गया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ज़्यादा है कि आपने इसमें आपने सबसे पहले आपको ये कॉम्प्लिकेशन का पता होगा कि बिलियरी निक्रोसिस होती क्यों है। और उसके बाद क्या होता है कि इस पेशेंट में, जब इस पेशेंट की एंजियोग्राफी की गई थी, तो उसमें हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस आ गया था। तो हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस, और फिर उसके बाद जो था कि अब इसमें सिर्फ रीप्लांटेशन ही रीट्रांसप्लांटेशन होती है कि लिवर फिर वो ज़ाया हो जाता है, उसका आप किसी तरह भी सैल्वेज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आपका ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है, उसके आवर्स के बाद बाद ना वो लोग डॉपलर स्टडी कर रहे होते हैं, और उसके अंदर सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि कोई हेपेटिक आर्टरी को ना थ्रोम्बस हो जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ी बहुत रिकवरेबल होती है, लेकिन हेपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस जो है वो रिकवर नहीं करता। तो इसमें जो पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है वो इस तरह लीकेज क्यों देगा, और दूसरा वो जो होता है आपका एब्डोमिनल विसरस के अंदर जो है सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मैसेज बनते हैं, लेकिन इसमें तो आपको देख रहे हैं सारे के सारे बाइल चैनल्स डिस्टर्ब्ड हैं, और उसके बाद इसकी जो है परफोरेशन हुई भी है। अच्छा जी, उसके बाद एक और पेशेंट था जिसमें क्वेश्चन, ये 69-year-old मेल पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरमीडिएट डायरिया एब्डोमेन पेन। एक तो इसकी ऑब्वियसली हिस्ट्री जो थी वो सिग्निफिकेंट थी, दूसरी लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरे हिसाब से वो ये था कि अगर आप इस जगह पे देखें ना, तो एक तो खैर आपको ये नज़र आ ही रहा है जो इंटरसेप्शन है, लेकिन ये जो एरिया यहाँ पे जुजनल लूप्स नहीं होते। ये अगर इस जगह के ऊपर आपको जो पेल्विक कैविटी है जहाँ पे आइलियम होना चाहिए, वहाँ पे अगर आपको जुजिनम टाइप फोल्ड नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो है रिवर्सल ऑफ फोल्ड पैटर्न हुआ हुआ है। और रिवर्सल ऑफ फोल्ड पैटर्न क्यों होगा इसके अंदर? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर जो मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रॉब्लम यही होता है। तो इसमें एक तो आपकी जो फोल्ड रिवर्सल साइन था कि ऊपर जो थे, जो यानी कि जहाँ पे आइलियम होनी चाहिए थी वहाँ पे जुजिनम बनी हुई थी, और जहाँ पे जुजिनल लूप्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट किस्म के लूप्स बने हुए थे। तो ये दोनों चीज़ें जो थी इंडिकेट कर रही थी कि ये जो पेशेंट है वो सिलिक का है, सिलिक डिजीज का है, और उसके साथ वही फिर उसकी वजह से सेकेंडरी के अंदर जो है वो डिसेप्शन डेवलप हो गई थी। तो आप लोगों ने खैर डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन आप लोगों को ये जुजिनल जिसके लूप्स हैं उनकी आपको लोकलाइजेशन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि क्या आप इनको ये जो एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ आइलियम है, क्या यहाँ पे आपने इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आइलियम है या यहाँ पे जुजिनम क्यों आई हुई है। अच्छा, उसके बाद एक पेशेंट था इन्वेसिव, जो अच्छा खैर इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, इसमें नहीं था कि जो स्प्लीनोसिस की जो मोडालिटी ऑफ बेस्ट यानी कि मोडालिटी ऑफ चॉइस है, वो इसमें आपके पास हीट डैमेज आरबीसीज का साथ जो सिटी स्कैन होता है उसमें आपके पास आती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो आपका, और बाकी इसमें और कुछ नहीं था, क्योंकि ये टिपिकल जो है वो अगर आपने कंफर्म करना था अपना डायग्नोसिस, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो एमआरआई भी सारी बातें नोड्यूल से दिखाएगा, वो इतना ज़्यादा तो सिग्नल तो आपके इसमें भी स्प्लीन जैसे नज़र आ रहे हैं इनके अंदर है स्प्लीनोसिस, लेकिन अगर आपको कहे कि 100% कंफर्मेशन, तो फिर आपकी जो है हीट डैमेज आरबीसीज जो है उनके साथ आप न्यूक्लियर स्टडी करेंगे, तो फिर ये स्प्लीन के अंदर, क्योंकि जाके डैमेज सेल्स जो होते हैं ये स्टक करते हैं जहाँ जहाँ पे भी स्प्लीनिक वो टिश्यूज होता है जो फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था उसमें, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें जो आपके पेशेंट है उसकी हिस्ट्री एक जो सब टोटल कोलेक्टमी की थी फॉर ग्रेनुलोमेटस कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज। अब क्रोन डिजीज को जो है वो क्रोन डिजीज की बजाय जो है वो ग्रेनुलोमेटस कोलाइटिस का नाम ज़्यादा दिया जाता है। अब वो पेशेंट एक पेल्विक मैस के साथ प्रेजेंट हो गई, और प्रेजेंट होने के साथ अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आपको एक सिस्टिक एरिया मिल रहा है, और एक सिस्ट बनी हुई है जिसने यूट्रस को कॉन्ट्रालेटरल साइड पे या राइट साइड पे जो है पुश कर दिया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये है कि ये सिस्ट कौन सी है, क्या ये फिजियोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट है, पेरिटोनियल इंक्लूजन सिस्ट है, वगैरह वगैरह सारे दिए हुए उन्होंने। इसमें पेरिटोनियल इंक्लूजन सिस्ट क्या होती है कि जिसमें जो ओवरी है वो पेरिटोनियम के अंदर ही इंट्रैप हो जाती है, और जो उसकी सिक्रीशंस हैं वो अंदर ही जमा होती जाती हैं, और वो उसके अंदर अपनी सिक्रीशंस और सारी चीज़ों को साथ साथ लेके बड़ी होती जाती है। तो इसमें आपकी जो पेरिटोनियल इंक्लूजन सिस्ट होती है वो हमेशा तब होती है जब पोस्ट सर्जिकली जो ओवरी है वो सॉर्ट ऑफ इंट्रैप हो जाती है, और इंट्रैपमेंट के बाद फिर वो वहीं पे आहिस्ता 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 सिस्ट ग्रेजुअली बढ़ती जाती है,
और उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें पेशेंट के अंदर आपकी क्या कहते हैं इसको, ओफ्रेक्टमी या ओवरी रिमूवल ना हुई भी हो, क्योंकि अगर ओवरी रिमूव हो चुकी है इसके बाद फिर पेरिटोनियल इंक्लूजन सिस्ट जो है वो नहीं बन सकती, ठीक है। और उसमें जो है वो ये नहीं कि ये बेसिकली जो इसका फीचर है वो ये है कि जो सिस्ट है वो ओवरी को इंट्रैप करके इनक्लोज कर लेगी, और दूसरा ये कि वो पेल्विस के अंदर होगी, और जाहिर बात है कि ओवरी आपको उसके सेंटर में या उसके कंपोनेंट के तौर पे ही नजर आएगी। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उससे अगला जो पेशेंट था वो था, हाँ इसमें मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि ग्वाइनल हर्निया काफ़ी उन्हें कहा है, तो इसमें अगर आप यहाँ से देखें तो ये तो हाँ, जगह नहीं है उसकी ग्वाइनल हर्निया की। ग्वाइनल हर्निया का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो प्यूबिक ट्यूबरकल होता है वो हमेशा इससे आगे होता है। वो कभी भी जो ग्वाइनल हर्निया है वो प्यूबिक ट्यूबरकल, आप खुद सोचे ना कि एनाटॉमिकली कि जो प्यूबिक ट्यूबरकल है उससे पीछे अगर कोई हर्निया का साइड जा रहा है तो वो आपका फेमोरल हर्निया हो सकता है, ऑब्चुरेटर हर्निया हो सकता है, लेकिन वो इंग्वाइनल हर्निया नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्वाइनल कनाल इसके आगे से गुजरेगी। तो इसलिए अगर आप इसमें जब भी आपको इस तरह का कोई डाउट हो तो आपने ये यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस का लेवल है इस पे आके देखना है, क्या वो जो हर्नियल सैक है या जो हर्नियल कंपोनेंट है क्या वो प्यूबिक ट्यूबरकल से आगे है या प्यूबिक ट्यूबरकल से पीछे है। अगर पीछे है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो या ऑब्चुरेटर है या फिर फेमोरल है। उसको हम बाद में अगर किसी केस आता है तो उसमें देखते हैं, लेकिन ये है कि इसमें से इंग्वाइनल को आप बड़े आराम से क्लियरली रूल आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑब्चुरेटर हर्निया था, क्योंकि ऑब्चुरेटर कैनाल के अंदर आ रहा था वो, फेमोरल हर्निया होता तो इससे ऊपर चला जाना था उसमें। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हाँ, इसमें सिर्फ एक बंदा ठीक है पूरे एग्जाम में, इन केस क्वेश्चन में, सॉरी। अच्छा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी कि आपके पास 68-year-old वुमेन है, रिमोट हिस्ट्री ऑफ लंग कार्सिनोमा, मतलब ट्यूमर की हिस्ट्री है, और उसके बाद जो है ना राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हुई, राइट एड्रिनल लीजन मिल गया आपको, और वो एवेल्युएट हो चुका हुआ है किससे, सी टी और एफ टी जी पेट से। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये क्या ये अगर एडिनोमा होता, हमने सिर्फ एडिनोमा को रूल आउट करना होता है ना, तो क्या अगर ये एडिनोमा होता तो हम फिर इतना एफ डी जी पे हाई सिग्नल क्यों देता वो, मतलब उसके पास तो कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि सिंपल एडिनोमास तो इतने मेटाबॉलिकली एक्टिव कभी भी नहीं हो सकते। तो अब चूंकि हमने ये देख लिया है कि ये जो भी लीजन है इसमें, अब हमने आगे यानी कि इसमें तो डाउट ही कोई नहीं है कि ये एडिनोमा नहीं है। ये जो बाकी दोनों चीज़ें होती हैं, एड्रीनल सीटी मैस प्रोटोकॉल और जो एड्रीनल एमआरआई, ये दोनों तब होते हैं जब आपका डाउट हो कि क्या ये एडिनोमा हो सकता है या नहीं हो सकता, बस इस क्वेश्चन के लिए होते हैं। अगर ये एडिनोमा नहीं है तो फिर आपके पास का सिर्फ एक ही आंसर है, बायोप्सी। फिर आपको ये करेक्टराइज नहीं करना शुरू करेगा कि ये फियोक्रोमोसाइटोमा है या ये फलाना है टीना है, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी, और वो ये होती है कि आपने इसकी बायोप्सी करनी होती है। तो हम इसको बायोप्सी तक लेके जाते हैं। हाँ, अगर ये मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव ना होता और फिर फेज इन फेज आउट में ये सिग्नल ड्रॉप कर रहा होता तो फिर हम इस ऑप्शन को ले जाते हैं। लेकिन वो तो अब इस अगर ये फेज इन फेज आउट का सिग्नल ड्रॉप भी कर देता है, सपोज करें किसी वजह से, तो तब भी ये मतलब मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव तो कभी भी एडिनोमा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो आंसर था वो नेक्स्ट वो बायोप्सी था, रादर देन कि आप एमआरआई करें या ये करें या एमआई बीजी स्कैन करें, इनमें से किसी का कोई वो नहीं था लॉजिक। तो इसलिए इसने एफडीजी इंटेंस एफडीजी अपटेक स्ट्रांगली इट जस्ट सजेस्ट एड्रिनल मेटास्टेसिस। इसकी मेटास्टेसिस को, क्योंकि ये आइसोलेटेड होते हैं नॉर्मली कई दफ़ा कि यानी एक वाहिद यही मेटास्टेसिस होगा पूरी बॉडी में, तो फिर आपको जो है ना इसको रिसेक्शन करनी पड़ती है और एड्रेनलेक्टमी। तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये पेशेंट जो है ना कैंसर फ्री, इनका जो वो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है सर्वाइवल। तो क्वेश्चन नंबर 8 था कि टिश्यू एस्पिरेशन बायोप्सी ऑफ लेफ्ट किडनी मास। अच्छा, इसमें वही बात है, ये तो आप लोगों ने माशाल्लाह सारा में ठीक किया हुआ है कि चाहे उसमें ऑन्कोसाइट्स भी आ जाए लेकिन वो किसी भी तरह उसको बेनाइन के तौर पे नहीं इंडिकेट करते, चाहे वो ऑन्कोसाइटोमा की 100% हमें गारंटी भी हो कि ऑन्कोसाइटोमा है, क्योंकि जो ऑन्कोसाइट्स हैं वो किसी में भी निकल सकते हैं। और तो इसलिए ये सिर्फ आपकी जो एस्पिरेशन बायोप्सी के साथ आप इसको रूल आउट नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑन्कोसाइट्स आ गए तो आप सर्जिकल रिसेक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी बॉस्निक टाइप 4 लीजन है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा उन्होंने कन्फ्यूज करने की कोशिश की थी कि क्या फॉलोअप कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन नहीं। अगर ऑन्कोसाइटोमा की सस्पिशन भी है तो आप इसको सर्विशियली सर्जिकली रिसेक्ट करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग पिक्चर है रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ। तो फिर अगर आप 1 साल के बाद फॉलोअप इमेजिंग करेंगे
वो तो बेचारा फिर मेरा नहीं ख्याल सर्वाइव करेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में था, फिर एक लीजन था, और ये अब आप लोगों ने सही किया था कि एड्रेनल का लीजन था, और उसमें इसमें फिर वो पेट पे बहुत ज़्यादा हाइपर इंटेंस था। तो आपके पास इसमें फाइंडिंग थी कि क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपका जो था वो एपिसोडिक हेडेक्स और हाइपरटेंशन, जो कि बड़ी टिपिकल फियोक्रोमोसाइटोमा की पिक्चर होती है, तो उसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा ही इसमें था। और उसके बाद इसकी एविड इन्हांसमेंट होती है, जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इन्हांस करता है। तो इसलिए जो है वो आपके पास हाइपर इंटेंस ऑन D2, ब्रिस्कली इन्हांसिंग ऑन T1 और सेंट्रल नेक्रोसिस। तो इसलिए ये सारे के सारे जो फीचर्स थे फियोक्रोमोसाइटोमा के ऊपर ही फिटिंग होते थे। उससे अगला क्वेश्चन था, हाँ ये फिर आप लोगों ने खैर काफ़ी ने ठीक भी किया था, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपको पॉलिप भी नज़र आ गया है, तो आप उसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमेजिंग के ऊपर कि ये आपका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं है। हमारे पास इस तरह का कोई इमेजिंग क्राइटेरिया नहीं है, अनलेस कि अगर वो इन्वेड हुआ होता फिर हम ये ज़रूर कह सकते थे कार्सिनोमा है। लेकिन क्या ये ग्रेड 1 जो है, ये ग्रेड 2 आपका एंडोमेट्रियल सी हो सकता है, सी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकती है एंडोमेट्रियल सीए के लिए, तो बिल्कुल हो सकता है। तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही है, और वो क्या है कि आप हिस्टेरोस्कोपी करते हैं हमेशा, इसको आप यूए एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया विद वो जो इसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी सैम्पलिंग करते हैं, तो उसके साथ वो आपको इसमें करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही यही होती है। इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि चूंकि ओवरलैप है इसका एंडोमेट्रियल पॉलिप का, गोगेस की पिक्चर है एंडोमेट्रियल पॉलिप जैसी, लेकिन आपने हमेशा ऐसे पेशेंट्स को आगे स्टेरोस्कोपी पे रेफर कर देना है, चाहे आपको बिनाइन क्लीन शक्ल भी नजर आ रही है उसकी जो ये पॉलिप है। तो इसलिए, लेकिन चूंकि ओवरलैपिंग फीचर है, फोकल एंडोमेट्रियल फोकल कैंसर क्यों नहीं हो सकता, हमारे पास कोई ऐसा फीचर नहीं है इमेजिंग में जो हम उसको रिलायबली डिफरेंशिएट कर सकें। तो लिहाजा ये पेशेंट जो था स्टेरोस्कोपी और आगे फर्दर बायोप्सी के लिए रेफर हो जाना था। अच्छा जी, ये पेशेंट है, इसको सारे लोगों ने T3 कहा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसका ये जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है ये तो स्पेयर पड़ा हुआ है, सेमिनल वेसिकल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी लीजन है वो तो उसके अंदर ही पड़ा हुआ है। और हमेशा एक बात याद रखें कि आपका जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल की इन्वेजन है वो हमेशा आपने T1 पे देखनी होती है, वो T2 पे आप नहीं देख सकते। उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी क्लियर नहीं नजर आती। लेकिन चूंकि इसमें जो T1 है उसमें दरमियान में एक फैट की स्ट्रिप आ जाती है, इसलिए यहाँ पे आ रही है। तो आपको ये अंदाजा है कि यहाँ पे जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं जो कि 5 और 7 o'clock पे हैं, अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये T2 ही है, यहाँ पे ना अंदर ही पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकला हुआ। तो इसलिए आपने इसमें ये याद रखना है कि ये T2 इसका था ट्यूमर, और T3 नहीं था। ठीक है, तो T3 जो होता है वो एक्सटेंड करता है कैप्सूल को, और यानी कि कैप्सूल से बाहर निकल जाता है, जबकि इसमें जो कैप्सूल था वो इतना ज़्यादा ब्रीच नहीं हुआ था। और दूसरा, इसके जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स और पेरिफोकल एरियाज थे वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर पड़े हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो था क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका इसमें हिस्ट्री बहुत आपको वो थी, हेल्पिंग थी कि 43-year-old फीमेल पेशेंट विद pelvic पेन, हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल एब्लेशन। तो इसमें वो टिपिकल फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, और आपको यहाँ पे जो आपका इसका एंडोमेट्रियम था वो भी बड़ा यानी कि जिस तरह होता है ना, क्या कहते हैं, स्टिनोसिस हुआ पड़ा था, बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो अंदर ही जमा होती रहती है। तो वो फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस को जो पेशेंट्स हैं वो भी आपको फीलिंग ऑफ यानी कि यूट्राइन कैविटी एंड चूंकि वो बैक प्रेशर से फ्लोपियन ट्यूब नहीं जा सकते, तो फ्लोपियन ट्यूब भी आपको कई दफा वो नजर आती है उसी तरीके से, डायलेटेड ब्लड फील्ड। ठीक है, तो ये अपनी वैसे इसलिए सर्वाइकल स्टेनोसिस के तौर पे पेशेंट का जो है ना इमेज लगाया गया था कि सर्वाइकल स्टेनोसिस का जो पेशेंट है वो कैसे प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये एक पेशेंट था, इसमें काफी लोगों ने इसको ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस कहा था। देखिए, ज़ैंथोग्रेनुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस में जो फैट होता है वो इस तरह का फैट कभी नहीं होता, वो जीरो से जरूर नीचे जरूर होता है, लेकिन इस तरह जो बिल्कुल ही यानी कि एब्डोमिनल पेरिटोनियल यानी कि जिस तरह का फैट है उस तरह का सिग्नल कभी भी नहीं आता। ठीक है,
तो ये जो एरिया है, ये जो सारे का सारा फैट आया हुआ है, ये ऑलमोस्ट लाइक ये किडनी और उसके बाहर वाला जो फैट है, जो अंदर वाला फैट है, वो एक हुआ हुआ है। तो अगर अंदर और बाहर का फैट ही अगर एक हो गया है, तो और इसके अंदर आपको ये भी आइडिया हो रहा है कि ये जो वेन है, इस फैट ने इसको भी थोड़ा सा एलिवेट कर दिया हुआ है। तो ये अगर आपको फीचर्स मिले तो ये फिर आपके रीनल लाइपोमिटोसिस के हैं, रेदर देन ज़ैंथोग्लोमेटस पायलोनेफ्राइटिस। तो लेकिन उसके अंदर वही बात है कि अगर आप फैट की जो इंटेंसिटी है वो उसमें कहा जाता है कि थोड़ा डिफरेंस होता है। और दूसरा ये है कि कैलकुलस के बगैर नॉर्मली आपको वो जो ज़ैंथोग्लोमेटस पायलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है वो नॉर्मली नहीं दिखाते। तो इसलिए इसमें चूंकि वो भी नहीं था और फैट बिल्कुल ही पेरिटोनियल कैविटी जैसा फैट था, तो फिर इसका मतलब ये था कि ये हाइपोमेटोसिस के लिए ज़्यादा फेवरेबल था। उसके बाद फिर ये एक क्या कहते हैं, बुकिश पिक्चर है, सॉरी, जो कि आपकी ये देखिए, ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट पंक्टेट से ये देखिए जो लीनियर कैल्सिफिकेशंस होती हैं, और उस लीनियर कैल्सिफिकेशंस के अंदर जो है ये टिपिकल डक्ट इक्टेजिया होता है कि उसके अंदर फिर वो डक्ट डायलेट करती है और उसके अंदर जो है लीनियर सॉर्ट ऑफ यानी कि जो है वो कैल्सिफिकेशंस बन जाती हैं। अच्छा, और बाकी इसमें कोई भी नहीं आ सकती थी। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, ये इम्पोर्टेंट था कि इसमें जब आपने ये असल में जो मैंने लगाया था, ये इसलिए लगाया था कि इसमें आपके पास जब ये होते हैं ना, ब्रेस्ट का आप करते हैं तो बायराइड्स के अंदर, तो आपकी ब्रेस्ट कंपोजिशन जो है वो आपने डिस्क्राइब करनी होती है कि सबसे पहला, बल्कि आपका जो स्टेटमेंट होती है वो ब्रेस्ट कम उसमें होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्रेस्ट डेंसिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू इन ब्रेस्ट रिलेटिव टू फैट। ठीक है, कि फैट और जो फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू है जिसने मिल्क प्रोड्यूस करना है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, अगर तो इसमें यही है कि अगर तो सारा ही फैट होगा, यानी कि जो ऑलमोस्ट इंटायरली फैटी होंगे, तो फिर तो आप मोस्टली फैट, और आपने इनमें से ही एक स्टेटमेंट यूज करनी है इन 4 स्टेटमेंट में से। इसके अलावा आप 5 स्टेटमेंट जो है वो इन्वेंट नहीं करेंगे। पहला क्या है कि जी ब्रेस्ट इज ऑलमोस्ट इंटायरली फैट। नंबर 2 जो है उसमें क्या होता है कि स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू। एक तो है फैट जिसमें सिर्फ टोटल आपको फैट नजर आ रहा है, बहुत ही कोई थोड़ा सा आपको टिश्यू नजर आ रहा है। और जो दूसरा है वो है स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू, जो है वो इस तरह के मिक्स्ड आपको मिलेगा, लेकिन उसमें डोमिनेंट फैट भी होगा। फिर तीसरा ये होता है कि हेट्रोजीनसली डेंस, और जिसमें आपके बहुत जो माइक्रो मैसेज है ना, वो ऑब्सक्योर हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको, तो इसमें ये देखें फैट भी है, लेकिन जो इसका टिश्यू है वो डेंस है। तो अगर बहुत ही कोई अर्ली पेक्टेट कैल्सिफिकेशन या बहुत ही कोई माइक्रो कैल्सिफिकेशन होंगी, वो इसमें आपकी गायब भी हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो इसलिए विच कुड ऑब्सक्योर डिटेक्शन ऑफ स्मॉल मैसेज। और तीसरा ये होता है कि एक्सट्रीमली डेंस है, और फिर क्या होगा कि उसमें आपकी पूरी सेंसिटिविटी जो है मैमोग्राफी की वो कम हो जाती है। तो अब जब भी ये जब आप मेमोग्राफी देखेंगे एग्जाम में, या जब भी आप रिपोर्ट करने लगते हैं, तो आपने मोस्टली फैट, मिक्स फाइब्रोग्लैंडुलर, उसके बाद हेट्रोजीनियसली डेंस, और फिर स्वीयरली डेंस या एक्सट्रीमली डेंस। तो इसके हिसाब से ये जो था, ये हेट्रोजीनियसली डेंस वाली कैटेगरी जो थी, ये इसके लिए फिट इन होती थी इस ब्रेस्ट टिश्यू के लिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम अगले पे आते हैं। अगले में ये एब्सेस का पेशेंट था मेरे ख्याल में। ठीक है, हाँ, उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट एरिस्क्लेरोसिस थी माँ। तो इसमें आपकी जाहिर बात है कि इस पेशेंट के अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन थी वो यही थी कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, और फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज, क्योंकि थी इसमें सिर्फ इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो अब चूंकि आपका डायग्नोसिस तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अंदर कोई, एक बड़ी इमेजेस में, हाँ जिसमें यहाँ पे अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अंदर कोई वेस्कुलरिटी नहीं है, और ये रेट्रोएरियोलर तकरीबन रीजन है। तो इसकी वजह से ये था कि ये, और इंटरनल एकोज आ रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट लाइक ब्रेस्ट का जो है वो मतलब एब्सेस थी। तो एब्सेस की वजह से फिर इसके अंदर जो एनसीएन एंड ड्रेनेज ही आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है। तो इसलिए आपके पास जो है वो इवेंचुअली इसको एनसीएन एंड ड्रेनेज ही करनी पड़ती है। उसके बाद अगला पेशेंट जो है वो आपका था हाँ, ये इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो था ना, यहाँ पे सारे के सारे वो फीचर्स थे जो कि मिलिगेंसी के लिए होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास जो बाकी ऑप्शंस थी, उनमें एक डायवर्टिकुलोसिस था, लेड पाइप कॉलन थी, वो तो आपको पता है किस तरह लेड पाइप कॉलन नजर आती है, डिस्टल सिग्मोइड अल्सर,
कि ऑब्वियसली इस रीजन में तो नहीं होता, वो तो यहाँ पे सिग्मॉइड में आता। तो वो भी कुछ नहीं था, लेकिन जो ये वाला एक रीजन था, इसकी सारी की सारी वो जिस तरह की वो एक इनकार्सरेटेड सी, और वो जो क्या कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट सीकल ल्यूमिनल कंस्ट्रक्शन है, और ये सारी की सारी जो टिपिकल जो एप्पल कोर अपीयरेंस जिस तरह की होती है, अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारे का सारा ट्यूबर पड़ा हुआ था। और ये प्राइमरी जो इस तरह के लीजन होते हैं, वो प्राइमरी आपकी एडिनोकार्सिनोमास नॉर्मली होते हैं, जो कि इस एरिया में ग्रो करते हैं। चलिए उसके बाद ये आप लोगों ने माशाल्लाह तकरीबन सारों ने ठीक किया था कि जो इसका ये लीजन था, ये जो आ रहा है ना, इसमें बायलैटरल आपके जो थे माइलोलाइपोमास, यानी कि जिसमें जो बायलैटरल एडिनल वेसल्स थे वो ज़्यादा उसके साथ ही ये फिट इन होते थे। तो इसलिए ये भी ठीक था माशाल्लाह, इसमें आप लोग सारे ठीक थे। अच्छा, इसमें आपका सिंपल एक फॉलोअप था कि अगर पेशेंट जो है वो कितने अरसे के बाद अगर वो नेगेटिव स्क्रीनिंग हो चुकी हुई है, तो इन स्क्रीनिंग इंटरवल ऑफ एन एवरेज रिस्क पेशेंट जो है इज ओवर 50 years old, तो उसमें आप जो है वो नॉर्मली एवरी 5 years जो है वो आफ्टर इनिशियल नेगेटिव स्क्रीनिंग करते हैं। क्योंकि जो दो ये कैंसर्स हैं, इसको एवरेज इसकी जो सी ए फॉर्मेशन है, मतलब जो सीटी क्लोनोग्राफी यानी कि जो सॉरी कोलन कैंसर की, तो वो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 years के, मतलब अगर मेलिग्नेंसी स्टार्ट हुई है तो उसको 10 साल लगेंगे मतलब इंक्रीज करके एक रीजनेबल साइज में पहुंचने में। तो इसलिए इसके अंदर आपको टाइम मिल जाता है। जो ऐसे कैंसर्स हैं ना, जिसमें ब्रेस्ट है, कोलन है, इनकी स्क्रीनिंग इसीलिए करते हैं ना कि इसमें चूंकि आपकी कैंसर की अपेयरेंस और उसकी मेलिग्नेंसी की फुल ब्लोन पिक्चर आने में एक अच्छा खासा इंटरवल होता है, और उसमें क्लोनोग्राफी में ऑलमोस्ट 10 years होते हैं। तो इसलिए जो है वो 10 years के अंदर 5 years के बाद भी अगर आप करते रहेंगे तो वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो आपको क्लोनोस्कोपी वहाँ पे यूएस में तो कंपलसरी है, क्योंकि उधर कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अच्छा जी, ये एक पेशेंट था जो कि हमने देखा ही होगा, ये कौन है? हाँ हाँ, यहाँ देखिए, ये जो है ये डक्ट इधर ओपन हो रही है, दूसरी डक्ट नीचे चली गई है। तो ये पेंक्रियाटिक डिवीजन का एक जो टिपिकल सा केस होता है वो था, और इसमें जो है उन्होंने पेंक्रियाटिक डिवीजन दिखाया था। उसके बाद ये पेशेंट था, इसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि ये जो इस तरह का स्टमक होता है, ये जिस तरह का ये आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, वो कैटरपिलर जो है वो साइन कहते हैं, कि जिसमें जो है वो आपकी, और दूसरा उसने जो ये हुआ था कि आ, बाकी ऑप्शन है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में स्मॉल बाउल भी डिस्टेंड करती है। अपेंडिसाइटिस की इस तरह की पिक्चर बिल्कुल नहीं हो सकती, और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में भी स्मॉल बाउल जो है वो सारी डायलेटेड पड़ी होती है। और इसके अंदर वैसे ही जो है वो, यानी कि अगर आप सिर्फ वैसे रूल आउट करते तब भी था, लेकिन स्टिल अगर आप इसको भी देखें पिक्चर को, तो इसमें भी आपको ये टिपिकल स्टमक का डिस्टेंडेड यहाँ पे आ रहा है, और वो जिस तरह का कैटरपिलर होती है उस तरह का बिल्कुल साइन बना हुआ था, ये कैटरपिलर साइन था। और साथ वो उसके अंदर फिर जैसे इस लेटरल डिक्यूबिटस किया तो फिर एयर फ्लूइड लेवल बन गया, जो कि आगे इतनी नहीं है एयर जितनी यहाँ स्टमक के अंदर एयर फ्लूइड लेवल बना हुआ था लेटरल डिक्यूबिटस के अंदर। तो ये एचपीएस का जो है टिपिकल पेशेंट था। उसके बाद एक ये था, इसमें जो है वो ये था, एक मिनट, ये देखिए, इसमें ये सारे के सारे छोटे 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 जो है ना, अगर आपने देखे होंगे तो इसमें ये फिलिंग आ रही थी, जो कि अल्सर्स को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा था कि विच फाइंड मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मोस्ट लाइकली जो होती है वो एचपीआई, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की जो इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से अल्सर सबसे ज़्यादा एनसेड्स के जो है वो टिपिकल स्वाइम पल्सेस होते हैं, वो नीचे पड़ा होता है यहाँ पे। और दूसरा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उससे भी अल्सर बन सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉमन कॉज नहीं है। और जोलिजर एलिसन सिंड्रोम में आपको पता है कि उसमें भी अल्सर्स बनते हैं, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा थिक एंड ऑफ जो उसके बाउल, वो क्या कहते हैं, फोल्ड्स हैं, वो भी साथ इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो मोस्ट लाइकली एच पी आई, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की जो है इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, अगर आपको इसमें छोटे छोटे जो है ना अल्सर्स नजर आए। उसके बाद ये फिर एक पेशेंट था, और ये देखिए इसमें तो ये था, इसमें देखिए ये एपी व्यू था, और एपी व्यू में जो लेटरली जब भी बना होगा, इधर भी ये पोस्टीरियर लेटरल बन रहा था एक,
आउट पाउचिंग थी, तो ये हमेशा जो है केलियन जेमिसन डायवर्टिकुलम ही होता है, क्योंकि जो जेंकस डायवर्टिकुलम होता है वो आपके लेटरल नहीं जाता, वो पोस्टीरियर आ रहा होता है, ठीक है। और ये लेटरल गया हुआ था, और थोरेसिक इनलेट में C6 C7 के लेवल के ऊपर था, तो इसलिए जो है ना ये हमेशा आप याद रखेंगे इसके अंदर ये कैलियन जेमिसन डायवर्टिकुलम था लेटरल। और थोड़ा सा नीचे जो वो होता है क्या कहते हैं जो कि जेंकस होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, मिड लाइन में होता है, क्योंकि उसने वो कंस्ट्रक्टर मसल्स के बैक साइड पे जाना होता है, तो इसमें। लेकिन जबकि जो केलियन जेमिसन है ये लेटरल होता है, ये देखिए ये जा रहा है सेंट्रल पार्ट इसका, जिसमें सारे के सारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, और जो ये डायवर्टिकुलम है ये टुवर्ड्स एक साइड है, तो इसलिए अगर एक साइड पे होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये केलियन जेमिसन डायवर्टिकुलम कहलाएगा। उसके बाद अगला था, हाँ ये एक पेशेंट था, इसमें भी मतलब काफ़ी सारे ठीक थे, लेकिन इसकी वही बात है कि एक सेकंड ये देखें इसमें क्या था। इसमें एक तो ये था कि यहाँ पे जो अम, सारे का सारा लॉन्ग किस्म का जो है स्ट्रक्चर था, जिसके बाद म्यूकोजल इरेगुलरिटी थी, और उससे प्रॉक्सिमली एक डायवर्टिकुलम सा था जो कि डिस्टेंडेड था। तो जब ये जो आपकी ये इनमें से जो इफ इसोफेजियल स्पैज्म है वो कभी भी जो है वो सूडो डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन या सर्कुलेशन और इरेगुलर स्टिचिंग नहीं करती, वो तो स्पैज्म होता है फिर हट जाता है। लेकिन जो लाइव इंजेक्शन है, यानी कि जो जिसकी वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा, यानी कि जो है वो डैमेजिंग अल्कली एजेंट्स जिसमें होते हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, और फिर वो उसके अंदर वो उसकी जो क्या कहते हैं मिकोजा उसकी इरोजन कर देते हैं, फिर वहाँ पे चूंकि डैमेज हो जाता है फिर फाइब्रोसिस को रिप्लेस करने आता है, तो फिर वो डिफ्यूज जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर इस वजह से जो है ना ये साथ। लेकिन वो चूंकि आगे डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है तो पीछे उससे पहले प्रेशर की वजह से जो है वो सूडो डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा उसके बाद जो है फिर अगला था, अगला ये पेशेंट था। इसमें बेसिकली तो ये क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया का पेशेंट था, और इसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि इसकी ये एक तो आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया है, और फिर दूसरा आपने ये था कि इसके अंदर से आपने उसकी बेस्ट ऑप्शन डालनी थी, तो इसमें आपको आइडिया था कि ये वेक्ट्रल के अंदर भी जो कि रीनल अनोमलीज आती हैं, जो आर है वो उसी के लिए है, तो उसके अंदर कैन बी पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन सच एज वेक्ट्रल, और भी चीज़ों के साथ होता है लेकिन इसमें वेक्ट्रल के अंदर भी ये होते हैं। और बाकी जो है रिफ्लक्स वगैरह नहीं होता इसमें, पेशेंट विल हैव सेम रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम स्टोन नहीं होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा हो जाता है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो है वो ये था। इसमें ये आप लोगों के मेजोरिटी ठीक थे, और इसमें यही था कि ये एडिनोमा मैलिग्नम जो उसकी जिसकी हाई एसोसिएशन है विद पुट्सचैगर के साथ, और उसके अंदर उन्होंने लिखा भी हुआ था कि पुट्सचैगर है, और उसका यहाँ पे सर्विक्स के अंदर एक मल्टीसिस्टिक सा जो लोअर यूट्राइन एरिया और सर्विक्स के साथ मैस है। गोगे इसकी पेरेंट्स इतनी बहुत खतरनाक नहीं लग रही होती, लेकिन ये जो है इसका बहुत ज़्यादा इसका वो चूँकि पुअर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट होता है और पेरिटोनियल जल्दी स्प्रेड कर जाता है ये, तो इस वजह से इसका जो प्रोग्नोसिस है वो इतना अच्छा नहीं होता पेशेंट्स में। उसके बाद जो है वो आपका था, हाँ ये था इसमें क्वेश्चन, इसमें मैंने नहीं पता क्यों इसको यहाँ में खोल देते हैं। अच्छा ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि ये इसके जो ये इसके बैक पे जो लिगामेंट है उसके साथ ये पूरे का पूरा एक चीज डार्क सी अटैच्ड है, और उन्होंने इस एरो के बारे में पूछा हुआ था कि ये क्या चीज़ है जो कि ये ब्लैक सा एरिया है। तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये एंडोमेट्रियोसिस जो होता है या एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट जो होते हैं जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, वो हमेशा इसी तरह प्रेजेंट करते हैं कि उसमें जो है वो ब्लैक से एरियाज जो होते हैं डार्क से फाइब्रोसिस, क्योंकि वो रिकरेंट ब्लीडिंग की वजह से उस जगह पे फाइब्रोसिस हो चुका होता है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, क्योंकि वो एंडोमेट्रियल हर ब्लीडिंग होती रहती है ना उन जगहों में, तो फिर क्या होता है कि वो जो जब ब्लीडिंग होगी फिर वो रिजॉल्व होगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो एरिया सारे फाइब्रोज होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो फाइब्रोसिस होते हैं फिर वो इस तरह के जिस तरह फाइब्रोटिक पैचेस होते हैं ना आपके पेल्विस के अंदर उस तरह होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो था ये टिपिकली एक एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट का पेशेंट था। उसके बाद एक ये पेशेंट था, उसमें डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक जो है इसमें आपकी वो थी प्रेगनेंसी थी, और इसमें बड़ा क्लियर कट ही था। इसमें जो याद रखने का तरीका है वो ये है कि दो चीज़ें याद रखें। एक तो
जो कोरियोन है ना वो किचन से याद रखें। तो कोरियोन जो होता है वो तो प्लेसेंटा हो गया, क्योंकि किचन तो प्लेसेंटा है। तो एक बात ये याद रखनी है कि जो एक घर है उसमें एक किचन के साथ दो कमरे तो हो सकते हैं, लेकिन एक कमरे के साथ दो किचन नहीं हो सकते। तो इसलिए जब भी इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी वो क्या बनेगा कि मोनो कोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, कि एक कमरा और एक किचन हो सकता है जी, हो सकता है। डाई कोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, तो ये आप खुद सोचें कि ये कैसे हो सकता है कि दो कोरियोन हो और मोनो एमनियन यानी कि एक रूम हो। तो ये लेस लाइकली है, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। फिर डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक होता है, और इस तरह मोनो कोरियोनिक डाई एमनियोटिक जो है वो हो सकता है कि उसमें एक प्लेसेंटा और दो आगे एमनियोटिक कैविटीज हों। तो ये तीन टाइप होते हैं, लेकिन ये डाई कोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए आप लोगों ने बस इसको सिंपल याद रख लिया, मैंने भी इस तरह याद रखा हुआ है कि इसे किचन किचन से कोरियोन याद रखें, और ये याद रखें कि एक जो किचन है उसके साथ दो कमरे हो सकते हैं, लेकिन एक जो लिविंग यानी कि कमरा है उसके साथ दो किचन की जरूरत नहीं है आपको। तो इसलिए मोनो कोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक, और डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक के दोनों कमरों के साथ अलग अलग किचन है। तो ये इस तरह आपने याद रखना है ताकि आपको ये फिर एंड टाइम के ऊपर कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, उसके अंदर आपने जो है वो ये एक कोरियोनिक बम्प का केस दिखाया गया था, इसमें जो है आपको इस तरह का कई बार पिक्चर नजर आ जाती है। तो इसकी ऑब्वियसली इसकी जो कोरियोनिक बम्प है इसकी यानी कि ये फोकल कोरियोनिक टिश्यू जो प्लेसेंटा फॉर्म कर रहा होता है उसकी उसकी ये सॉर्ट ऑफ कह रहे हैं इन्वेजिनेशन सी हो जाती है एमनियोटिक की तरफ। तो ये इसके साथ मिस कैरेज का जो इंसिडेंस है ना, तो वो बढ़ जाता है। जारी बात है सरफेस एरिया कम हो गया उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एक ये था, और ये आप लोगों ने ज़्यादातर ने गलत कर लिया था। एक मिनट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये आ गया इसमें, ठीक है। इसमें ये था कि इसका ये ब्रेन का पार्ट था, और ये ब्रेन का जो पार्ट था उसमें एक सिस्टिक एरिया नज़र आ रहा था आपको। और ये क्या था उसमें पूछा हुआ था उन्होंने कि इसमें अगर आपको ये नज़र आए तो क्या करना है। तो उसमें कॉल दी ऑब्स्टेट्रिशियन इमीडिएटली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले ये देखें, ये जो है ना जब ब्रेन पहले लेवल पे इस तरह फॉर्म होता है कि उसमें एक प्रोजेंसेफलॉन होती है, फिर मेसेंसेफलॉन होती है, फिर रोमेनसेफलॉन होती है। तो ये एक बेसिकली ना सिस्टिक डायलिटेशन बनती है, ठीक है। जो रोमेनसेफलॉन होती है ये वो पार्ट होता है जिसने इवेंचुअली मीटन और माइलन सेफलॉन में डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिर टीलन डायन सेफलॉन में ये जो है प्रोजेंसेफलॉन करता है, जिसमें ये ऊपर सुपर कॉर्टेक्स सारा बनता है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। तो जो रॉबिन सेफ्लॉन है ये फोर्थ वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ये बॉन्स और जो इसका लोअर वाला पार्ट है वो ये रोमन सेफ्लॉन बनाता है। तो ये जो सिस्टिक डायलिटेशन आई हुई है, ये जो मैंने आपको दिखाई है कहाँ गई, हाँ ये, तो ये जो है ये नॉर्मल फाइंडिंग है जो कि इस एज के फीटस में आती है ब्रेन के अंदर, कि आपको एक सिस्ट पूरी नजर आती है, और ये रोमन सेफ्लॉन की सिस्ट होती है कि जो फोर्थ वेंट्रिकल जिसने बाद में बन जाना। तो ये बिकम आफ्टर 11 वीक्स, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपने पीएस 8 to 10 वीक्स में आपको नज़र आता है, और इसको कॉलिंग या कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि ये भी फॉर्म हो रहा होता है। पहले 3 वेसिकल्स बनते हैं, फिर उसके बाद वो 5 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जो 3 वेसिकल में सबसे लोअर पार्ट है ना वो इसी तरह ही आपको नजर आएगा। तो इसमें आपने बिल्कुल भी इस तरह का परेशान नहीं होना। चलिए जी, माशाल्लाह यहाँ तक हमने अपनी डिस्कशन पूरी कर ली है, और अब हम जो है वो आप लोग अब उसकी क्या कहते हैं